Well, 10th class, how are you? लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का काफ़ी कुछ हमने उसमें किया था और लास्ट टाइम मैंने आपको उसमें ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक बार यही देख लेते हैं मैंने कौन कौन से फार्मूले जो हैं आपको उसके बताए थे। तो हमने जैसे आवेश यानी कि चार्ज से शुरू किया था, तो हमने क्या क्या उसके फार्मूले बताए थे, करंट वगैरह। जैसे करंट को मैंने फार्मूला बताया था I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, और V इक्वल्स टू मैंने बताया था आर आई, और I बताया था V अपॉन आर, और R बताया था V अपॉन आई। ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनके ऊपर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। अब जैसे I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, यहाँ से Q का फॉर्मूला एन ई था, तो I का फॉर्मूला हो गया एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। यहाँ से अगर Q का फॉर्मूला एन ई है तो N का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन ई, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, 4, ये 5वां, ये 6ठा, ठीक। अब हम इसमें आगे चलेंगे, तो ये फॉर्मूले थे जो हम अब तक इस इलेक्ट्रिसिटी में हम कर चुके हैं। हमने चार्ज से हमने स्टार्ट किया था कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, इनके सिंबल क्या होते हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको केवल जस्ट वो जो फॉर्मूलेज़ हैं मैंने उनको आपको बताया है, आप इसको दोबारा नोट कर लें आगे बढ़ने से पहले। फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ कि अब मैं आपको क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ। आगे देखिए, अब आपका मैंने आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ भी इसमें आपको बता दिया था। ओम्स लॉ बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस। देखिए मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जिससे आप प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम प्रतिरोध में ही आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इसको आपको सीरीज़ में कैसे कॉम्बिनेशन और पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होता है तो उसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, किन किन फैक्टर्स, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस, कंडक्टर हम जो बोलते हैं वो हम किसी वायर को बोलते हैं, कोई चीज़ जिसमें से करंट बह रही है। कभी कभी कुछ वर्ड इंग्लिश में आने पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस पर कंफ्यूज ना हो। कंडक्टर हमारा क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है और उसमें करंट बह रहा है, दैट इज़ अ कंडक्टर। तो कह रहे हैं कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हमारा है, देखिए पूरी लैंग्वेज में तो आप लिख लेंगे, मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है, जो आपका R है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि द रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी उसके अनुक्रमानुपाती है। ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो रेजिस्टेंस है वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। देख लें इसे आप एक बारी, किस किस चीज़ों के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है, ठीक। एरिया को हम ए बोलते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो रेजिस्टेंस कंबाइंड करके आ गया L अपॉन ए। L अपॉन ए, जहाँ पे L हमारा लेंथ है और A हमारा एरिया है। A हमारा क्या है? क्षेत्रफल उस क्रॉस सेक्शन का जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ, यहाँ पे ये निशान डाल दिया मैंने L अपॉन ए। अब ये जो मैंने बनाया है P, इसे हम रो बोलते हैं, इसको कहा जाता है रजिस्टिविटी। ये आप ध्यान दीजिए, यानी ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लगाने के लिए हमें वो कांस्टेंट वहाँ पे
करना पड़ता है, तो ये हमारी कहलाती है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी तो आप ये फॉर्मूला देख लीजिए कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बन गया ये R इक्वल्स टू, इसको आप रो या सिंपल वे में आप इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं L अपॉन ए। यहाँ से अगर मेरे को इसका फॉर्मूला निकालना हो इस कांस्टेंट का, तो मैं इसे लिखूंगा, इसे थोड़ा P के शेप में लिखा जाता है, L अपॉन ए इक्वल्स टू R, ठीक है। और आसानी के लिए मैं इसको इसके साथ लिख देता हूँ, ये देखिए, ठीक। अब मेरे को अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। अब इसका मात्रक क्या होगा, मैंने कहा मात्रक हमारा फॉर्मूले में से ही निकलता है, तो मात्रक क्या हो गया इसका, रेजिस्टिविटी का R, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, मल्टीप्लाई एरिया, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में क्योंकि क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, जैसे हम स्क्वायर कहते हैं, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में हो गया, अपॉन लेंथ हमारी मीटर में होती है, किसमें होती है, मीटर में। यहाँ से 1 मीटर हमारा कट गया, तो हमारा इसका क्या आ गया, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो मात्रक है वो आ गया ओम मीटर, देख लीजिए ओम मीटर। इसको आप नोट जरूर कर लें कि किस चीज़ के बारे में आपको इसको बताया गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप और समझिएगा, देखिए 2 प्रकार के हमारे हैं, एक कंडक्टर कहलाता है और एक इंसुलेटर कहलाता है। कंडक्टर तो वो है जिसमें से हमारा करंट बह रहा है, ईजिली हमारा करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो जिसमें करंट फ्लो करता है उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा लो होती है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है जो मैंने आपको निकाल के दिखाई है वो हमेशा लो होती है। और जो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है ना, उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा हाई होती है, रेजिस्टिविटी हमेशा हाई होती है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें। रेजिस्टेंस तो वो है जो हमारा काम में आता है, प्रतिरोध, यानी करंट अगर हमारा ज़्यादा बह रहा है या कम बह रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं हम उस चीज़ से। तो ये आप रेजिस्टिविटी का पूरा उतारिए अच्छे तरीके से कि किस चीज़ के ऊपर है, ये हमारा प्रतिरोध, लेंथ के, प्रतिरोध, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल के। तो R कंबाइन करके फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया तो हमारा L अपॉन ए आ गया। यहाँ से R बराबर रो L अपॉन ए, जिस रो को कांस्टेंट कहा जाता है उसे रेजिस्टिविटी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो आपको मैंने कैसे निकाल के दिखाया है वो आप देख सकते हैं, R मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। और इसका मात्रक यानी कि यूनिट R का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, हमारा बच गया ओम मीटर। उतारिए इसे जल्दी से बेटा। यही आपके रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी है, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख के भी उससे आप समझाएंगे तो भी आपके इसमें एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसको फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। आगे हम चलेंगे। अब हमारी जो एक आध इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम कर लें पहले, तो शायद आपको और आसान हो जाए फॉर्मूला याद रखना। चलिए क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर का जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसका एरिया यानी एरिया दे रखा है 0.025
सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस है उसका इक्वल्स टू 1.50 ओम। तो हमें कह रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी निकालिए। ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया, ये आपका इसका फॉर्मूला है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेंथ 80 सेंटीमीटर है, एरिया उसका 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और जो उसका रेजिस्टेंस है, जो उसकी लेंथ है वो तो 80 मैंने बता ही दिया आपको, और जो उसकी रेजिस्टेंस है वो है आपका कितना 1.50। तो आपको क्या निकालना है, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, आपको इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी निकालने का मतलब हमें ये P निकालना है। अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला कन्वर्ट करके बताया है कैसे, रेजिस्टिविटी अपॉन A इक्वल्स टू R, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया R मल्टीप्लाई A अपॉन L। हमें ये फाइंड करना है, R कितना दिया है हमें 1.50 मल्टीप्लाई एरिया कितना है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन L, लेंथ कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको आपको सॉल्व करना है, तो मेरे ख्याल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिए साथ साथ में क्या आंसर आता है आपका, नहीं तो फिर मैं आपको करके दिखाऊं, क्योंकि कैलकुलेशन है आपको अपनी आनी चाहिए, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो तो वो आप अच्छी तरह देख लें, यानी केवल हमने फॉर्मूला पुट किया है। मैं अब इसे पूरा सॉल्व करके दिखाऊं वो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, तो आप इसको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई, ये डेसिमल है, आप चाहें डेसिमल को हटा लें, इसका नीचे 100 लगा लें, डेसिमल को हटा लें, नीचे आप 1000 लगा सकते हैं, उसके हिसाब से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक मेथड आना चाहिए आपको कि हम कैसे उसकी रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, आप चाहो तो 2 मिनट लीजिए और इसको अपने आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए 0.00469 ओम, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, क्या आपका निकलता है या नहीं निकलता है, निकलेगा जरूर। कोई सिंपल है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो हमारी बॉडी है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बॉडी है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारी बॉडी जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक एकदम लगता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अब कैसे, इसको आप समझिए। अब आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारी बॉडी में जब करंट बहता है तो हमें ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये ध्यान रखना है हमें कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब आप देखिए कि जो हमारी बॉडी जब हमारी ड्राई होती है, जब बॉडी हमारी सूखी होती है, तो जब हमारी बॉडी सूखी होती है तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो 50 किलो ओम होता है जब हमारी बॉडी ड्राई होती है। ध्यान देना, देखिए नर्वस, जो हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ये जो है इलेक्ट्रिकल नेचर है इसका। हमारी जो नर्वस सिस्टम है इसका इलेक्ट्रिकल नेचर होता है हमारे माइंड का। कोई भी आपने देखा होगा, अगर कोई भी आपको पीछे से भी छूता है तो आपको एकदम से एहसास होता है, यानी वो जो नर्व्स हैं वो हमारे माइंड तक, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं।
तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो उसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ड्राई अगर हमारी बॉडी सूखी है तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो 50 किलो ओम होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी गीली होती है तो उसका रेजिस्टेंस होता है 10 किलो ओम, यानी वेट, तो 10 किलो ओम होता है। अब हमें पता है जो एसी सप्लाई मिलती है, जो हम करंट हमारा घर में आता है वो कितने वोल्ट पे आता है, वो 220 वोल्ट पे आता है। तो अगर हम फॉर्मूला निकालें I इक्वल्स टू V अपॉन R से, तो I इक्वल्स टू इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में तो V, तो I इक्वल्स टू 50, तो ये 220 और ये 50 किलो ओम है, तो इससे हम 50,000 से इसको हम किलो को चेंज कर लेंगे 50,000। अब आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा करंट, आप देखिए इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब आप इसको जब पूरा डिवाइड करके आप जब इसे देखेंगे तो ये आपका जो है लगभग आ जाएगा तकरीबन 100 करने के बाद एम्पेयर में आएगा। एम्पेयर के बाद हमें इसे मिली एम्पेयर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे करके देख सकते हैं। 22 को 5000, तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 दूनी 4, ये आपका बचा 11/2500, 11/2500। तो यानी ये लगभग मिली एम्पेयर में आपका आ जाएगा, आपका ये 5 मिली एम्पेयर, कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। यानी जो भी आपका इसका आएगा एम्पेयर में उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम दूसरे केस में देखते हैं, वेट केस में। तो इस केस में भी I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 220 अपॉन 10,000, ठीक है। यहाँ भी हम जितना इसे कट कर सकते हैं इसे हम कट करेंगे, 2 एकम 2, ये आ गया 11/500। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा लगभग 25 मिली एम्पेयर आ जाएगा, 25 मिली एम्पेयर आ जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, दोनों को आप जो भी आंसर है एम्पेयर में उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी वायर को अगर जो आपकी मेन सप्लाई जाती है वो हमारी 11 किलोवाट की जाती है, जो जहाँ से आपके घरों में आ रही है, जो ऊंची ऊंची लगी होती हैं, वो 11 केवी की होती है। अब मान लीजिए गलती से कोई उसको छू लेता है, अगर गलती से कोई उसे छू लेता है तो जो उसमें हमारा करंट है, तो जो उसमें हमारा करंट है वो हमारा 11 kV अपॉन 50 वाले केस में 50, ठीक, और 11 kV अपॉन 10 वाले केस में 10। अब आप इसी आपस में डिवाइड करके जब आप देखेंगे तो इसमें हमारा लगभग 220 एम्पेयर आ जाएगा, 220 आ जाएगा। इसमें हमारा 0.22 आ जाएगा एम्पेयर, 0.22 एम्पेयर आएगा। तो ये इतना हैवी करंट है कि आपके नर्वस सिस्टम में ये ब्रेक डाउन कर सकता है। आपको एक टाइप से बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि वो खून को जमा देता है, सुखा देता है। तो हमारी बॉडी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये हमारा जो नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। तो जो ड्राई बॉडी होती है उसमें जो उसका रेजिस्टेंस है वो इतना होता है, वेट बॉडी में इतना होता है। तो ये सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि कितना करंट हमारी बॉडी में, मतलब एक छोटा करंट भी जो है हमारे को काफ़ी डैमेज कर सकता है। हम जो सिंपल हमारे 1.5 वोल्ट के या सिंपल होते हैं वो भी हम अगर हाथ लगाएं हल्का सा झटका हमारा उसमें लगता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। लेकिन जो एसी सप्लाई जो 220 वोल्ट पे हमारे घरों में पहुंचती है वो हैवी करंट देती है, अब वो हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेक डाउन कर सकती है। तो हमें उस चीज़ को बड़े ध्यान से टैकल करना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो आज इसको हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट में आपका फिर बताया जाएगा कि हम इन रेजिस्टेंस को हम कैसे सीरीज़ में जोड़ रहे हैं और कैसे हम इनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।